गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम करेंगे नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म कि इंडियन फेडरलिज्म की जो है वो नेचर क्या है। इंडियन फेडरलिज्म का एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, तो ये उसका सेकंड पार्ट है। आप सिलेबस में चेक कर सकते हो कि फेडरलिज्म के क्या क्या पूछा था सिलेबस में। तो ये हम कर रहे हैं नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। इंडियन फेडरलिज्म इज आल्सो नोन एज क्वाजी फेडरलिज्म एज डिस्क्राइब्ड बाय के.सी. व्यार। कहते हैं कि जो के.सी. व्यार है उन्होंने इंडियन फेडरलिज्म को क्या कौन सा वाला फेडरलिज्म नाम दिया, एक क्वाजी फेडरलिज्म बोला है। क्वाजी फेडरलिज्म हो गया कि नॉट कंप्लीट फेडरलिज्म, मीन्स वो लगता तो फेडरलिज्म है लेकिन फेडरलिज्म असल में है नहीं, कंप्लीट फेडरलिज्म नहीं है, पूर्ण रूप से फेडरलिज्म वो नहीं है, वो यूनिटरी भी है। इट हैज़ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड नीड। इसमें क्या है, इट हैज़ यूनिटरी, इसमें यूनिटरी भी है एज वेल एज फेडरल फीचर भी हैं। वो डिपेंड करता है टाइम के हिसाब से, हमारी नीड के हिसाब से, कि जब हमें फेडरल कंट्री की नीड है तो हमारी कंट्री क्या है, हमारा फेडरलिज्म जो है एक फेडरल कंट्री हो जाएगी। जब हमें यूनिटरी कंट्री की नीड है, जैसे कि ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होगा, एक पूरा यूनिटरी हो जाएगा। During the normal time, it works as federal and during emergency it itself becomes unitary। कहता है कि नॉर्मल टाइम में तो ये फेडरल होता है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम ये क्या बन जाता है, एक यूनिटरी बन जाता है। सो नेचर ऑफ फेडरलिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसलिए हम फेडरलिज्म की नेचर जो है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट आ गया यूनिटरी और सेकंड आ गया फेडरल। अब हम फर्स्ट देखेंगे हम यूनिटरी फीचर्स में क्या क्या आता है। ये कैनेडियन टाइप फेडरलिज्म, कि हमारा फेडरलिज्म जो है पूरी हम वर्ल्ड में देखा जाए तो टू टाइप ऑफ फेडरलिज्म है। एक कैनेडियन टाइप फेडरलिज्म है और एक आ गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकन टाइप फेडरलिज्म। इन दोनों में फ़र्क क्या है, जो कैनेडियन टाइप फेडरलिज्म है उसमें मैंने पहले वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स को सेंट्रल गवर्नमेंट और जो हमारे फेडरल यूनिट्स हैं जिसको हम स्टेट बोलते हैं, तो उनकी पावर्स को डिवाइड किया गया है, जिसमें है यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तीन लिस्ट में बनाई है। यूनियन लिस्ट सेंटर डील करता है, स्टेट लिस्ट से स्टेट्स डील करती हैं, और कंकरेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट्स दोनों डील करती हैं। और मैंने इसके बाद आपको पढ़ाया था रेसिड्यू पावर। रेसिड्यू पावर वो होती हैं जो इन तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है। इंडिया के केस में रेसिड्यू पावर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और वैसा ही सेम केस कनाडा का भी है। कनाडा में जो रेसिड्यू पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, बट यूनाइटेड स्टेट में जो रेसिड्यू पावर्स हैं वो उनके फेडरल यूनिट्स के पास है, मीन्स कि जैसे जो उनकी स्टेट्स हैं उनके पास हैं फेडरल यूनिट्स जो उनके। तो हमारा कैनेडियन टाइप फेडरलिज्म है जिसमें जो है सेंटर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि रेसिड्यू पावर जो सेंटर के पास है। उसके बाद आता है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया हैज़ ए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स इन ऑल स्टेट। इट हैज़ नो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एज इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इंडिया में क्या है कि हमारा एक ही संविधान है, पूरे इंडिया का एक ही कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन है। पहले जम्मू कश्मीर में सेपरेट था, बट अब वो भी आफ्टर 370 के बाद वो ख़त्म हो गया है। तो अब तो इंडिया में पूरा एक ही कंप्लीट एक ही संविधान है पूरे देश में। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है कि हर कंट्रीज़ का अपना अपना सिस्टम है, तो उनका ऐसा नहीं है। इंडिया के पास क्या है, इंडिया हैज़ ए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स्ड इन ऑल द स्टेट्स। इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं मीन्स फेडरल यूनिट्स हैं, उनमें एक ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसी भी स्टेट के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में 370 आर्टिकल से पहले था, लेकिन जब से 370 को ख़त्म कर दिया है तो अब JNK के पास भी कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो पूरे इंडिया में जो है सिंगल ही कॉन्स्टिट्यूशन है। जो लेकिन हम जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करते हैं तो हर स्टेट का क्या है, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो हैवी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इतना डिटेल्ड है कि उसमें डे टू डे एक्टिविटीज़ मैंशन की हैं, जैसे कि इंडिया का संविधान देखते हैं। फिर आता है एमरजेंसी पावर, पहले पढ़ेंगे सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी। India has an independent single judiciary with Supreme Court at the top position. All the high court operate under it. इंडिया में क्या है कि जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो सिंगल है, मीन्स के डबल नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है,
तो जुडिशरी के केस में ऐसा नहीं है, जुडिशरी एक ही है, सिंगल। जितने भी इंडिया में हाई कोर्ट्स हैं वो सारे सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं, तो वो जो है एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम पे ऑपरेट करता है, और वो गवर्नमेंट के उसमें नहीं है, गवर्नमेंट से बिल्कुल फ्री है, इंडिपेंडेंट है। फिर आता है इमरजेंसी प्रोविजन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इमरजेंसी पावर सच एज national, state and financial emergency. During the emergency, the state government becomes powerful and the country gets converted from federal to unitary. इमरजेंसी में क्या होता है कि जब भी हमें यहाँ हमारे संविधान में लिखा है कि जब भी हमारे यहाँ इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी जब भी लगेगी, तो हमारी कंट्री फेडरल से क्या हो जाएगी, एक यूनिटरी कंट्री हो जाएगी। जैसे इंदिरा गांधी जी के टाइम इमरजेंसी लगी थी, तो उनके टाइम कंट्री बिल्कुल एक फेडरल थी, सॉरी एक यूनिटरी थी। जैसे आज के टाइम में फेडरल ऑपरेट हो रही है, वैसी नहीं थी, एक पावरफुल कंट्री बन गई थी, क्योंकि उस टाइम इमरजेंसी के टाइम कंट्री के टूटने का वो डर रहता है, इसीलिए वो बिल्कुल उसको क्या हमारा संविधान एक यूनिटरी कंट्री कर देता है। ड्यूरिंग द इमरजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स पावरफुल एंड द कंट्री गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम फेडरल टू यूनिटरी। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट पावरफुल नहीं होती इमरजेंसी के टाइम, खाली जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी, वही पावरफुल होगी, वही पूरे देश को चलाएगी। और आप मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशन की ऐप कही थी आपको डाउनलोड करने के लिए, उसमें आप देख लेना आर्टिकल्स 352 टू 360 इमरजेंसी से डील करते हैं, देख लेना कौन सा किस इमरजेंसी से डील करता है, ये आपको होमवर्क के लिए टास्क है। फिर उसके बाद आता है कॉमन ऑल इंडिया सर्विसेज। ये हम यूनिटरी फीचर्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये भी आता है कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं इंडिया में, तो वो IAS ऑफिसर्स हो गए, IFS फॉरेस्ट सर्विसेज वाले ऑफिसर्स हो गए, इंडियन पुलिस सर्विस वाले हो गए, तो उनकी रिक्रूटमेंट कौन करता है, UPSC करता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही उनको अपॉइंट करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही उनको हर एक स्टेट में भेजती है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरी फेडरल हमारी जो स्टेट्स हैं उनमें उनका जो है तो एक यूनिटरी प्रोविजंस रहता है कि मतलब वो IAS ऑफिसर्स आपके जितने भी पूरे देश में हैं, तो वो उनको रिक्रूटमेंट उनकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कर रही है, तो एक वो यूनिटरी फीचर है। उसके बाद आता है कि दे वर्क ऑल्दो ऑल ओवर द इंडिया एंड आर सिलेक्टेड एंड रिक्रूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही उनकी रिक्रूटमेंट करती है, हालांकि वो वर्क ऑल ओवर इंडिया करते हैं, लेकिन वो डिप्यूट कौन करता है कि स्टेट को कौन देगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है। फिर आता है गवर्नर ऑफ स्टेट। अब हर स्टेट में जो है इंडिया में गवर्नर हैं, या अगर कहीं किसी स्टेट में गवर्नर नहीं है तो दो स्टेट का एक गवर्नर भी हो सकता है। तो जब भी सरकार बनती है तो गवर्नर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले होता है, जब भी सरकार गिरती है तो भी गवर्नर का बहुत पार्ट प्ले होता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर है, जो गवर्नर की पोस्ट है स्टेट में, वो भी एक यूनिटरी फीचर है, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कहीं ना कहीं स्टेट को कंट्रोल कर रही है गवर्नर के इंस्टीट्यूशन से। लेकिन एक आपको बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हम जब भारत के इतिहास को देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को देखते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि जो गवर्नर का इंस्टीट्यूशन है इसका बहुत गलत उपयोग हुआ है राजनेता जो है हमारे उनके द्वारा। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर जो है ये भी एक यूनिटरी फीचर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो है, इंडिया हैज़ ए कॉमन इलेक्शन कमीशन फॉर स्टेट एज वेल एज सेंटर। कि जैसे हमने पढ़ा था कि हमारी जुडिशरी जो है वो सिंगल है, वैसे ही हमारे जो इलेक्शन कमीशन है वो भी सिंगल ही हैं। जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन होंगे उनके अंडर ही पूरे इलेक्शन कमिश्नर काम करेंगे। तो ये भी क्या है, जुडिशरी की तरह एक सिंगल है वो, और एक सिंगल इसलिए रखी है ताकि थोड़ा इनका जो स्टेट्स और सेंटर का जो है कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है यही इलेक्शन करवाता, तो एक डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। This body is constituted by president and is responsible for election to Lok Sabha and state assemblies. और इंडिपेंडेंस के लिए कि अच्छे से स्मूथ ये फंक्शनिंग हो पाए इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ही रिक्रूटमेंट करते हैं, और निकालना भी इनके ही द्वारा जाता है अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसलिए इनको क्या दिया है, एक थोड़ी सी फ्रीडम दी है राजनेताओं से, ताकि जो इलेक्शंस हैं वो फ्री हो, फेयर हो सकें, अच्छे से हो, किसी प्रेशर में ना हो सके। फिर अब हम पढ़ेंगे फेडरल फीचर्स कि हमारे जो संविधान में है उसमें फेडरल फीचर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट आता है डिवीज़न ऑफ पावर। मैंने आपको कहा था कि जब हमारा संविधान बना था हमारे पास 8 शेड्यूल थे,
और आज के टाइम में हमारे पास 12 शेड्यूल हो गए हैं। तो हमारा 7वां शेड्यूल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को की पावर्स को 3 भागों में डिवाइड करता है। फर्स्ट होगी यूनियन लिस्ट, सेकंड होगी स्टेट लिस्ट, फिर आता है कंकरेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट है इसमें लास्ट जो बनाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। जो स्टेट लिस्ट है इसमें लास्ट जो बनाती हैं तो स्टेट्स बनाती हैं। फिर आता है कंकरेंट लिस्ट, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लास्ट बनाती हैं एंड स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती हैं। यूनियन उसके बाद क्या है कि इन तीनों लिस्ट को जो है कहाँ से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। तो ये क्या है, एक फेडरल फीचर है कि जो पावर्स हैं उनको डिवाइड करके दिया है, सेंटर को भी दिया है और स्टेट को भी दिया है। एक फेडरलिज्म की उस निशानी है ये कि दोनों में पावर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। फिर आता है पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट इन स्टेट। एवरी स्टेट हैव सेम गवर्नमेंट इन द स्टेट एज इन द सेंटर। हर स्टेट में जो है सेम वैसी ही गवर्नमेंट है जैसे कि सेंटर में है। जैसे सेंटर में क्या होंगे, वहाँ प्रधानमंत्री होते हैं तो यहाँ चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो फिर जैसे चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट भी होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते हैं। तो ये क्या है, गवर्नमेंट जुडिशरी हो या ये स्टेट गवर्नमेंट हो, तो जैसे सेंटर में है वैसे ही स्टेट में है। अब जुडिशरी और उसमें लेजिस्लेटिव फ़र्क ये है कि उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, यहाँ चीफ मिनिस्टर होते हैं, और वहाँ जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है और सिंगल है, वो डबल नहीं है, वो क्या है बिल्कुल सिंगल है। उनकी पावर सिंगल्स हैं, एक ही उसमें ऑपरेट होती हैं। फिर आता है बाई कैमरल हाउसेज। हमारे पास क्या है, 2 हाउसेज हैं। जस्ट एज द पार्लियामेंट एट द सेंटर, एवरी स्टेट हैज़ ए हाउस आइदर 1 और 2 डिपेंडिंग अपॉन द विल ऑफ द स्टेट। अब जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी स्टेट है, कुछ यूनियन टेरिटरीज को छोड़ के जो भी स्टेट्स हैं वहाँ पे जो है लेजिस्लेटिव असेंबली तो होगी, या तो 2 होंगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगी या लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। लेकिन ये तो डन है कि वहाँ पे भी जैसे सेंटर में हाउस है वैसे ही स्टेट में भी होगा। तो वो भी क्या है, एक फेडरल फीचर है। Majority of the structure and the rules of the houses at central government and state government matches themselves। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हाउसेज हैं उनके रूल जो है मैक्सिमम क्या होते हैं, मैच होते हैं। इसके बाद आता है पंचायत एंड लोकल बॉडीज़। इन ऑलमोस्ट एवरी स्टेट ऑफ इंडिया देयर आर पंचायत एंड म्यूनसिपल बॉडीज़ विच डिसेंट्रलाइज द गवर्नमेंट सिस्टम मोर सो एज टू मेड इंडिया ए मोर फेडरल वन। फिर हमारे पास क्या आती हैं, पंचायती राज सिस्टम आता है, PRI इंस्टीट्यूशंस आती हैं, चाहे वो पंचायत की हैं या म्यूनसिपलिटी बॉडीज़ हैं। तो वो क्या करती हैं, डिसेंट्रलाइज करती हैं पावर को क्या लोगों में बांट के देती हैं। हर गांव में आपको पंचेस मिलेंगे, हर पंचायत लेवल पे आपको सरपंचेस मिलेंगे। तो वो क्या है, पावर को डिसेंट्रलाइज करके दिया, तो वो भी एक फेडरल फीचर है। अब हम देखेंगे इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। Since the constitution clearly distributes the power between center and state, till the nature of Indian federalism had changed with passage of time। कहता है कि हमारा संविधान तो जो है क्लियरली ये डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, जो हमने शेड्यूल 7 में पढ़ा उसकी वजह से। लेकिन फिर भी जो हम अपनी इसकी हिस्ट्री को देखें आफ्टर 1947, तो हमें क्या मिलेगा कि जो हमारा फेडरलिज्म है उसमें बहुत सारी चेंजेस आई। There was a time when Congress was a single dominant party in India. At that time, federalism in India was a cooperative federalism। पहले क्या होता था कि जब हम देखते हैं कि जैसे कांग्रेस ईरा पढ़ते हैं हम कि उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम तक या उनके बाद भी इंदिरा जी के टाइम तक भी माना जाता था कि कांग्रेस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो स्टेट में और सेंटर में दोनों जगह क्या है, कांग्रेस बहुत भारी है बाकी पार्टियों की तुलना में। कांग्रेस का जो पलड़ा बहुत भारी है। तो उससे क्या होता था कि हर स्टेट, जैसे नेचुरल सी बात है, अगर जम्मू कश्मीर में भी अगर कांग्रेस है तो अगर सेंटर में भी कांग्रेस है तो जम्मू कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोऑपरेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा। या अगर बीजेपी की बात करें हम, अगर जम्मू में भी बीजेपी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी, सेंटर में भी बीजेपी है, तो उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा बनेगा। लेकिन अगर स्टेट में बीजेपी है और सेंटर में कांग्रेस है तो क्या हो जाएगा, उनका कोऑर्डिनेशन थोड़ा ख़राब हो जाएगा। वो वैसी ही स्थिति कंडीशन हो जाएगी जैसे कि केजरीवाल और मोदी गवर्नमेंट की है, बस वैसा ही सेम सिचुएशन हो जाएगी। तो एक टाइम ऐसा था जब सेंटर में भी कांग्रेस थी और स्टेट्स में भी कांग्रेस थी, तो उस टाइम क्या था, हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म था। यानी जो फेडरलिज्म में जो स्टेट्स और सेंटर थे वो कोऑपरेट करते थे, आपस में मिलजुल के चलते थे, बड़े भाईचारे के साथ चलते थे, कोई भी उनके बीच में कंट्रोवर्सी ज़्यादा नहीं होती थी। फिर उसके बाद
In this case, the government were made to cooperate with center with the power of president's rule in the state. The state always tried to cooperate with center. अब क्या होता था कि गवर्नर रूल भी होता था, जैसे मैंने कहा था कि सेंटर के गवर्नर जो थे वो एज ए उनको हम ऐसे देखा जाए प्रैक्टिकली एक एजेंट भी कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली वो एजेंट नहीं है, उनकी इंडिपेंडेंट पोस्ट है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम देख लें इस पोस्ट को तो हिस्ट्री में हम ये देख सकते हैं कि जो पोस्ट ऑफ द गवर्नर का जो इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर का जो गलत इस्तेमाल हुआ है, उससे हम इतना तो ज़रूर कह सकते हैं कि पोस्ट ऑफ गवर्नर जो है ये भी एक एजेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता था, हमारी स्टेट्स और सेंटर के बीच में एक बहुत कोऑर्डिनेशन बन जाता था, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता था। बट विद द passage of time and with the movement of Indian political parties from one party dominance to bi-party and finally to multi-party, the nature of Indian federalism changed from cooperative to bargaining federalism. अब क्या है, जैसे कांग्रेस थोड़ी कमज़ोर होती गई और भी पार्टीज हो गई, रीजनल पार्टीज उभर के आई बहुत सारी स्टेट्स में, तो उससे क्या होने लगा कि फेडरलिज्म जो पहले कोऑपरेटिव फेडरलिज्म था कि स्टेट्स मतलब उतना ज़्यादा झगड़ा नहीं करती थी अपना शेयर मांगने के लिए, हम अपने आप को ज़्यादा फंड्स मांगने के लिए अपनी स्टेट को। तो बाद में जब पार्टीज़ डिफरेंट हो गई, सेंटर में पार्टीज़ डिफरेंट हैं, स्टेट में रीजनल पार्टीज़ आ गई बहुत सारी, तो उससे क्या होने लगा, उनकी बार्गेनिंग फेडरलिज्म आ गया, बार्गेनिंग हो गया, सौदेबाजी, मतलब वो बार्गेन करने लगे कि हाँ हमें इतना, हमें इससे ज़्यादा दो, ये दो वो दो, तो वो थोड़ा सा रिएक्ट करने लगा। तो उस फेडरलिज्म को हम क्या कहते हैं, बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहते हैं। The growth of regional parties provided a positive base for it. We have various cases such as West Bengal Memorandum and Anandpur Sahib Resolution. ये क्या था, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम और आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन। जैसे जम्मू एंड कश्मीर को कुछ ऑटोनॉमी थी अंडर आर्टिकल 370, वैसे ही इनकी भी कुछ ऑटोनॉमी की मांग थी कि स्टेट को जो है हमें कुछ क्षेत्रों में, फील्ड में ऑटोनॉमी दी जाए। जैसे ये कहते थे कि जो गवर्नर की पोस्ट है उसको तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए, गवर्नर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नर नहीं भेजेगी, आईएएस ऑफिसर्स नहीं भेजेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कंडीशन रखी थी। हालांकि ये क्या था, एक रेजोल्यूशन था जो अपनी स्टेट से उन्होंने पास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनली इसको रिजेक्ट कर लिया क्योंकि ये भारत की अखंडता के खिलाफ था, यूनिटी और इंटीग्रिटी इंडिया की जो है उसके खिलाफ था। तो हम ये इमर्जिंग ट्रेंड्स में ये कह सकते हैं कि जब हम इंडिया ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो वो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से की थी, लेकिन आज के टाइम में हमारे पास क्या है, आज के टाइम में हमारे पास एक बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। क्या है, एक बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। थैंक यू। इस क्वेश्चन को बेटा अच्छे से प्रिपेयर करना। थैंक यू। और लाइक कर देना ताकि मेरे को पता चले कितने बच्चों ने इस वीडियो को देखा है, थोड़ा सा एग्रीगेट एस्टिमेट हो जाएगा कि कितने बच्चे मेरी वीडियो को देख के पढ़ रहे हैं। ओके बेटा, थैंक यू, बाय।